हाँ जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ यूनिट्स को कैसे नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि ये जो हमारी ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जो होती हैं, इसके अंदर हम यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को। जब हम इसमें से यूनिट्स को लेस करेंगे तो हमारे पास यूनिट्स सोल्ड निकल आएंगे। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि यूनिट्स सोल्ड जो है अब हमारे पास जो निकलेंगे उसको हम ज़रा थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रिवर्स ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यूनिट्स सोल्ड उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है, और ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दे दी है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी दे दी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है ये जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड जो है ये मिसिंग है और ये हमें चाहिए भी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ये जो है इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो है जैसे हमारे पास 300 ओपनिंग फिनिश गुड्स दे दिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दे दी, सोल्ड दे दिए, लेकिन मिसिंग जो है हमारे पास यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि हमने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड जो कैलकुलेट करने है उसको x को हमने इज इक्वल टू को दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास जो सोल्ड स्टेटमेंट बनती है, हमारे पास यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालेंगे कि जो सोल्ड दे दी है उसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं अपना, यहाँ पर जो माइनस हो रहा है 420 ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास जो यहाँ पर प्लस हो रहा था ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जो है इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो चीज़ निकलेगी वो निकलेगी यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास निकल आएंगे। ठीक है, अब हम इसी यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को यहाँ पर अपने फार्मूले के अंदर ले लेते हैं कि जी नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि हमने पीछे अपनी CGS बनाते वक्त जो है पीछे कैलकुलेट की है, उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड अभी अभी हमने निकाले हैं, तो हमारे पास निकल आई 150 रुपीज़ जो है पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आती है। ठीक है, अब हम इस जो हमारे पास जो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जो है, लास्ट टाइम आपने अगर देखा होगा तो इसके अंदर जो होती है ना, एक चीज़ आपने अगर थोड़ा सा अगर आप इसको प्रीवियसली थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करें, तो एक चीज़ हम अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जो है उसको हम यूनिट्स ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स पे निकालें, तो हमारे पास जो है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की जो है पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है, यानी कि पिछले साल की हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो 160 रुपये थी। अब इसमें से यूनिट्स जो हैं वो सेल आउट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है मौजूदा जो निकाली वो निकाली 150 रुपीज़ जो है। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का जो लास्ट टाइम हमने एक इसको फार्मूला ड्राइव किया वो क्या था कि क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो अभी अभी हमने निकाली है 150 रुपीज़, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स जो है उसकी कॉस्ट हमारे पास निकल आती है 63,000 रुपये। ठीक है, जो कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सोल्ड स्टेटमेंट बनाते वक्त इसके अंदर ऐड करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास मिस हो, उसमें से नहीं दी गई, उसके अंदर कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन हो, तो उसको आप जो है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हम जो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते वक्त जो है किसी भी यूनिट की कॉस्ट निकालते वक्त उसके अंदर जो नेक्स्ट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है मटेरियल का, उसके हवाले से हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। मटेरियल क्या चीज़ होती है कि मटेरियल मीन्स गुड्स इन इन्वेंट्री केप्ट एज इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड
आउटपुट। ठीक है, क्या चीज़ होती है कि ये इन्वेंट्री होती है जो हमारे पास होती है अपने इन हैंड, और उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब मटेरियल के हवाले से हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये मटेरियल होता क्या है। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकाली जाती है, उसके अंदर दो कंपोनेंट जो होते हैं बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मटेरियल उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट, और दूसरे नंबर पर जो उसमें कन्वर्जन कॉस्ट होती है। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली कि वो क्या चीज़ होती है, लेबर को, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो होते हैं उसको हम जो है जब ऐड कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो जो चीज़ कहलाती है वो हमारी कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे मजीद इसके ऊपर चलते हैं। मटेरियल क्या चीज़ है, दैट कंटेन्स हैवी प्रोडक्शन प्रोपोर्शन इन प्रोडक्ट कॉस्ट। द मैनेजमेंट शुड बी विजिलेंट अबाउट द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट जो है। ठीक है, कि मटेरियल कॉस्ट क्या चीज़ होती है कि ये एक किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो मेन चीज़ जो नज़र आने वाली जो चीज़ होती है वो आपकी मटेरियल होता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किसी भी कारोबार के अंदर जैसे कैश है, ऐसे ही आप उसको मटेरियल को लेते हैं। ठीक है, अब मटेरियल के हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन अपनी मज़ीद जो है वो बढ़ाएंगे कि मटेरियल क्या चीज़ है। इसके ऊपर जो है हम ज़रा थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं। मटेरियल हमारा जो होता है उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं, उसकी दो कैटेगरीज जो हैं वो हम बनाते हैं। एक होता है मटेरियल आपका, और दूसरी सप्लाईज हम ले लेते हैं। ठीक है, मटेरियल के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो आप कौन सा मटेरियल होता है, जो कि आपकी प्रोडक्ट को, जो कि आपके यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका एक ऐसा हिस्सा जो आपकी कॉस्ट के अंदर नज़र आता है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर नज़र आता है, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है कि ऐसा जो उसके अंदर यूज़ तो होता है लेकिन नज़र नहीं आता आपको। ठीक है, उसकी कॉस्ट का हिस्सा तो बनता है उसको, लेकिन वो नज़र नहीं आता। ठीक है, उसको हम जो है इनडायरेक्ट मटेरियल ले लेते हैं। इसकी सादा सी डेफिनेशन अगर हम इसको करें तो। ठीक है, अब जो एक डायरेक्ट मटेरियल होता है ये कहाँ पे चला जाता है, ये मटेरियल कंज्यूम के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल आप इसको एफओएच का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, एफओएच का पार्ट बना देते हैं। अच्छा, अब आ जाती है सप्लाई जो है। सप्लाईज क्या चीज़ है, सप्लाईज के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है आपकी ऑफिस सप्लाई, दूसरी आ जाती है आपकी शिपिंग सप्लाई। ऑफिस सप्लाई जो होती है इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बना देते हैं, और शिपिंग सप्लाई जो होती है इसको हम सेलिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, अब हम जरा थोड़ी सी डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल्स के ऊपर जो है वो जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर ट्रेसेबल इन फुल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सेल्स। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपको नज़र आता है, जिसको आप ट्रेस कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, जब आप वो आपके सामने बन कर आती है तो आप उसके अंदर से ट्रेस कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, कि जैसे आप एक टेबल बनाते हैं, उसकी एग्जांपल दी गई है, जैसे एक टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर से आपको लकड़ी जो होती है वो ट्रेस हो रही होती है। ठीक है, कोई भी फर्नीचर बनता है उसके अंदर से आपको लकड़ी नज़र आ रही होती है। अगर कोई स्टील का या लोहे की कोई चीज़ बनती है तो उसमें स्टील या लोहा नज़र आ रहा होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट मटीरियल। ठीक है, और इनडायरेक्ट मटीरियल क्या होता है, उसी टेबल के अंदर जो ऐसी चीज़ जो ट्रेसेबल नहीं होती, नज़र नहीं आती नॉर्मली जो है। ठीक है, जैसे कोई पॉलिश वगैरह हो गई। ठीक है, पॉलिश जो है उसका कलर तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पॉलिश के जो कंपोनेंट्स हैं, उसका जो उसके अंदर जो मटेरियल जो उसका नज़र जो लगाया गया है वो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप अपने रेवेन्यू को मैच करते हैं एक्सपेंसेस के साथ में। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है हम अपनी कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करते हुए आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे मिलेगा, आगे हम यहाँ पे ये जो दो सिस्टम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री के,
इन्वेंट्री मेंटेनेंस सिस्टम इनको हम कहते हैं, उनके अंदर हम इसका बहुत ज़्यादा रोल आपको नज़र आएगा। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें सिस्टम नज़र आता है वो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या चीज़ है? कंटिन्यूस रिकॉर्ड फॉर ईच इन्वेंट्री आइटम। ये क्या सिस्टम होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है। ठीक है, आप कभी भी उसके अंदर जो है कोई पीरियड डिफाइन नहीं करते कि जी हमने 1 साल बाद रिपोर्ट्स बनानी है या 6 माह बाद बनानी है या फलां जो है पीरियड में बनानी है। ठीक है, इसके अंदर कोई पीरियड डिफाइन नहीं होता, ये आपकी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स इसमें बनाई जाती हैं। इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो जो है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर होता है। आप किसी भी दिन जो है अपने कारोबार से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, perpetual records are useful in preparing monthly, quarterly और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें हम मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी बना सकते हैं और इवन आप डे टू डे बेसिस के ऊपर भी अपनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन डायरेक्टली बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसके अंदर जब चूंकि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप डे टू डे बेसिस के ऊपर भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इसमें आप किसी भी वक्त जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो सिस्टम है इसके अंदर वो होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या फिजिकल सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? पीरियोडिक का मतलब है किसी पीरियड के अंदर जो मुश्तमिल होता है, जो किसी भी पीरियड के हवाले से जो चीज़ बनाई जाती है उसको हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डज नॉट कीप अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ डज नॉट कीप अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड। कि इसमें क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड होता है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आप नहीं मेंटेन करते। ठीक है, इसके अंदर कोई हम पीरियड बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, मसलन 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर फर्ज करें हम ले लेते हैं, तो 1 ईयर के बाद जो है आप अपनी तमाम जो आपके स्टॉक्स होते हैं उनको आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर से आप ओपनिंग फिनिश्ड अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है उनको आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड द बिजनेस मेक फिजिकल काउंट, फिर हम अपनी फिजिकल काउंटिंग करते हैं और उसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री इन हैंड हमारे पास निकलती है और हम ये देखते हैं कि कितनी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर मज़ीद जो है मैं थोड़ा सा आपके साथ में एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, देखिए एक चीज़ जो है क्या है कि जो परपेचुअल हमारा इन्वेंट्री सिस्टम था इसके अंदर जो है आप इन्वेंट्री को एक एसेट्स के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आप इन्वेंट्री को एक एसेट के तौर पर लेते हैं और साथ ही साथ आप उसको जो है जो उसमें से आपका जो मटेरियल कंज्यूम होता रहता है उसको आप एक्सपेंस आउट करते रहते हैं। ठीक है, उसमें से आप उसको जो है वो एक्सपेंस डिक्लेयर कर देते हैं और वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाता है, पार्ट बन जाता है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग जो बच जाता है उसको आप स्टॉक इन हैंड के तौर पर जो है अपने पास जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक चीज़ आपने देखनी है कि एक ये जो परपेचुअल होता है इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपने जो आपके पास मटेरियल होता है उसको आपने एसेट डिक्लेयर करना होता है और एसेट के तौर पर आपने लेना होता है, जबकि पीरियोडिक के अंदर क्या चीज़ होती है? पीरियोडिक के अंदर आप जब भी कोई स्टॉक परचेज करते हैं, इन्वेंट्री कोई परचेज करते हैं तो उसको आप एक्सपेंस आउट कर देते हैं, उसी टाइम पे आप उसको परचेजेस डिक्लेयर करते हैं और उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग जो अकाउंट आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप उसको ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जैसे उसमें कोई चीज़ आपने परचेज की, आपने उसको परचेजेस अकाउंट लिखा और एक्सपेंस आउट करके उसको आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। ठीक है, तो जबकि परपेचुअल में क्या होता है हम उसको इन्वेंट्री बनाते हैं और इन्वेंट्री के अंदर जो है जितना स्टॉक हमारे पास इन हैंड होता है उसको हम एसेट डिक्लेयर करते हैं और जो उसमें से कंज्यूम होता जाता है उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं। इनकी अलग-अलग एंट्रीज होती हैं, इनका अलग-अलग सिस्टम जो है वो मेंटेन करने का अलग-अलग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो है अगले लेक्चर्स के अंदर मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनकी जो एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्रीज जो होती हैं
वो किस तरीके से मेंटेन होंगी वो भी हम ज़रा थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन इसका दिया है, ठीक है, पीरियोडिक का और परपेचुअल का। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम इस चीज़ को कैसे अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको हम कैसे जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि साथ ही साथ जो है अपने लेक्चर्स को जो है वो समझने की, ठीक है। और अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई आपके जहन में के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से किसी भी वक्त जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।